साथ मेनका चौधरी बात उत्तराखंड की करते हैं, जहां पर कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। लेकिन बिना दवा इलाज कैसे होगा, ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि दवा खोजे नहीं मिल रही और मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। देहरादून के चीफ मेडिकल ऑफिस के बाहर शनिवार को ऐसे लोगों की लाइन लगी रही जिनके अपने इस वक्त ब्लैक फंगस बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन ब्लैक फंगस का इंजेक्शन नहीं मिल रहा। एम्स ऋषिकेश की बात की जाए तो वहां अभी तक ब्लैक फंगस के 60 से ज्यादा केस आ चुके हैं। वहीं ब्लैक फंगस का इंजेक्शन इतनी आसानी से नहीं मिलता। इसके लिए बाकायदा मरीज की डिटेल के साथ कागजी कार्यवाही भी करनी पड़ती है और यही बात लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। हम कम से कम यहाँ पर 4-5 दिन से चक्कर काट रहे हैं, तो रेगुलर बोलते हैं कि कल दे देंगे, कि कल आएगी नाइट में गाड़ी, हम सुबह दे देंगे। हम रेगुलर आ रहे हैं बट यहाँ पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। 4 दिन से यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं गवर्नमेंट की गाइडलाइन की बस कि हमें इंजेक्शन जो भी है एंथ्रोसिन बी वो यहाँ सीएमओ कार्यालय से मिलेगा, लेकिन हम 4 दिन से चक्कर लगा रहे हैं लेकिन हमें कोई इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, ना ही कोई जवाबदेही है इनकी। मैं लगातार सीएमओ दफ्तर में फोन कर रहा हूँ, डीजी को फोन कर रहा हूँ, डिप्टी सीएमओ को फोन कर रहा हूँ कि ब्लैक फंगस का इंजेक्शन दे दीजिए। इतना लंबा प्रोसेस पहले आपने बना रखा कि प्रिस्क्रिप्शन होगा, प्रिस्क्रिप्शन के बाद वो दून अस्पताल में साइन होंगे, दून अस्पताल के साइन के बाद वो डीजी के दफ्तर में या सीएमओ के दफ्तर में आएगा, सीएमओ के दफ्तर में 3-3 दिन लोगों को धक्के खाते हुए हो गए, इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। ब्लैक फंगस के एक मरीज को इलाज के लिए कम से कम 50 इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। हैरानी की बात यह है कि उत्तराखंड के पास सिर्फ अभी 85 इंजेक्शन आए, जिसमें 30 गढ़वाल और 20 कुमाऊं मंडल को दिए गए। मतलब सिर्फ एक मरीज के इलाज भर के इंजेक्शन ही उपलब्ध है। हालांकि सरकार का कहना है कि इंजेक्शन की व्यवस्था की जा रही है। ब्लैक फंगस की दवाई जो है अभी हमारे स्टेट को उपलब्ध कराई गई थी बहुत कम मात्रा में। 50 इंजेक्शंस केवल आए थे, लेकिन उसमें से 30 जो है हमारे गढ़वाल मंडल को और 20 जो है कुमाऊं मंडल को वितरित किए गए थे। लेकिन जिस हिसाब से प्रिस्क्रिप्शन किया जा रहा है डॉक्टर के द्वारा, कम से कम 50 इंजेक्शन एक पेशेंट की आवश्यकता होती है मिनिमम। देखिए अभी ये एक तो हाल ही में लॉन्च हुआ है, उसके लिए भारत सरकार से हम लोगों ने रिक्वेशन भेजी भी है ताकि शीघ्र हम पे इंजेक्शन आए और उसकी उपलब्धता बने। जो कोई दवाई नहीं आती है तो उसके बाद उसको आने में टाइम तो लगता है। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के बढ़ते मरीजों को देखते हुए सरकार ने इसे महामारी घोषित कर दिया है और कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कमी ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग की टेंशन बढ़ा दी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी के साथ दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। हालात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पूरे प्रदेश में सिर्फ 50 इंजेक्शन ही मौजूद हैं। उधर रुड़की की बात कर लेते हैं, जहां पर सिविल अस्पताल में एक महिला में ब्लैक फंगस के लक्षण मिले, जिसके बाद डॉक्टरों और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। डॉक्टरों ने महिला को हायर सेंटर एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया। डॉक्टर का कहना है कि महिला का उपचार पहले किसी निजी हॉस्पिटल में चल रहा था। महिला को ब्लैक फंगस के साथ ही कोविड भी है। रुड़की में ब्लैक फंगस का ये पहला मामला है। अनकंट्रोल डायबिटीज करके हमारे पास उनके परिजन लेकर आए थे। उसको कोविड पॉजिटिव भी है, न्यूमोनाइटिस भी है, अनकंट्रोल डायबिटीज की शिकायत थी उसको। 550 से ऊपर उसका शुगर जा रहा है। उसमें ब्लैक फंगस का केस जो है ये हमारे पास पहला केस है। और अब बात कोरोना की कर लेते हैं। उत्तराखंड में 15 दिन पहले अस्पतालों में जो स्थिति थी, जो हालात थे, अब वो सुधरते नजर आ रहे हैं। चाहे प्राइवेट अस्पताल की बात हो या फिर सरकारी हॉस्पिटल की, जैसे जैसे मरीजों का लोड कम हो रहा है। उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ जैसे जैसे गिर रहा है, वैसे वैसे अस्पतालों के भी हालात सुधरने लगे हैं। देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज, कोरोनेशन समेत दूसरे अस्पतालों में भी मरीजों को अब बेड के लिए भटकना नहीं पड़ रहा। आईसीयू को लेकर कोई समस्या नहीं है। निजी अस्पतालों में भी फिलहाल स्थिति सामान्य है। हालांकि वहां आईसीयू और वेंटिलेटर की अब भी समस्या बनी हुई है। कई निजी अस्पतालों ने तो कोरोना की 3rd वेव के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें बच्चों के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। वर्तमान में हमारे पास ऑक्सीजन बेड्स भी, आईसीयू भी और सस्पेक्टेड बेड्स भी हमारे पास अभी खाली हैं और हम इसको इस प्रकार से देख रहे हैं कि हम इसको इस प्रकार से नहीं देख रहे हैं कि अब केसेस कम हो गए तो हम चुपचाप बैठ जाएं। हम इसको और आगे तक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। स्थिति अब कुछ बेहतर नजर आ रही है।
कुछ पेशेंट जिस तरीके से बीच में स्थिति बनी थी उससे कम हुए हैं। O2 बेड की संख्या कुछ कम हुई है इस समय जो डिमांड आ रही थी, परंतु जो देखने में आ रहा है आईसीयू और वेंटी की डिमांड उसी तरीके से बढ़ी हुई है। उसके पेशेंट लगातार हैं। बच्चों का जैसे आज सुनने में आ रहा है कि आगे थर्ड वेव में बच्चों के लिए है, तो उसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं बच्चों। वहीं जिला प्रशासन भी अब इस बात पर नजर बनाए हुए है कि अस्पतालों में पहले जो दिक्कतें आई थी वो अब दोबारा न आए। देखिए, अभी हमारी जो तैयारी हो रही है, देखिए हम 2 फ्रंट पे काम कर रहे हैं। एक तो कोविड है, और कोविड जो आगे अगर कोई और भी इस तरीके के केसेस बढ़ते हैं फ्यूचर में, तो उसको किस तरीके से डील किया जाएगा, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग कैसे होगी उसकी। बीते कुछ दिनों से कोरोना के केसों में लगातार कमी आ रही है, जिससे अस्पतालों में महामारी जैसे हालात अब नहीं हैं। उम्मीद यही है कि कोरोना के केस लगातार घटते जाएं, जिससे अस्पतालों पर भी मरीजों का ज्यादा दबाव न रहे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और कोरोना की दूसरी लहर में उत्तराखंड में बने हालात ने बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन की टेंशन बढ़ा दी है। चुनावी साल की इस मुश्किल में सरकार और संगठन जनता के साथ खड़े दिखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं चिंता चुनाव की नजर आ रही है। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों ने बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन की टेंशन बढ़ा दी है, और यही वजह है कि खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन में 2 वर्चुअल मीटिंग कर चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, सांसद, महामंत्री सभी को जेपी नड्डा ने समझाया कि कोविड के वक्त में मदद में कोई कमी न रह जाए। चुनाव इस समय, चुनाव तो किसी के दिमाग में दूर दूर तक भी नहीं है। इस समय मानव मात्र को बचाना हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर जो बूथ का नेतृत्व है वहां तक एक ही हम लोगों के दिमाग में है कि हर आदमी को कैसे बचाया जा सके। उत्तराखंड में बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार का ये आखिरी साल है, और चुनावी साल में मार्च में मुख्यमंत्री बदले गए, प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, फिर कोविड आफत बनकर टूट पड़ा, और अब मानसून जैसी बारिश मई के महीने में ही डराने लगी है। ऐसे में मैनेजमेंट में थोड़ी सी गलती 2022 में मुश्किल बढ़ा सकती है। इसलिए सरकार से लेकर संगठन तक कोविड मैनेजमेंट और मीटिंग्स में जुटे हैं। कोरोना है, सेवा है, विधायक अपने क्षेत्र में ठीक से काम करें, सांसद काम करें, अपने जिला अध्यक्ष जिले में काम करें, और अब लगातार गांव की तरफ कोरोना का प्रभाव बढ़ा है तो तुरंत जाकर वहां गांव में सेवा के भाव में लगें, उनका RT-PCR टेस्ट कराने में सहयोग करें। इस समय हमारे पास जो सबसे बड़ी चुनौती है कोविड, जो कोविड से महामारी से कैसे उससे हमें विजय प्राप्त करनी है, कैसे छुटकारा पाना है, कोविड को कैसे हराना है, यह हम सब के सामने लक्ष्य है। चुनाव तो अभी है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत नई योजनाओं पर इससे पहले काम शुरू करते कि कोरोना की दूसरी लहर ने माहौल बदल दिया। कई घर बर्बाद हो गए। ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन से लेकर प्रदेश संगठन तक जनता से जुड़ने की कोशिश में लगे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको बताते हैं आखिर उत्तराखंड का कोरोना अपडेट है क्या। राज्य में कोरोना के केस 3000 से कम हो चुके हैं एक दिन में। बीते 24 घंटे में राज्य में 2903 नए केस सामने आए। 64 संक्रमित मरीजों की मौत हुई है, जबकि 8164 कोरोना मरीज रिकवर हुए हैं। राज्य में एक्टिव केस की संख्या की अगर हम बात करें 57,000 के पार है ये। आज देहरादून में 610, हरिद्वार में 465 नए केस दर्ज किए गए। उधर सीएम तीरथ सिंह रावत कल से 2 दिन के पिथौरागढ़ के दौरे पर रहेंगे, जहां वो बेस और जिला हॉस्पिटल का निरीक्षण करेंगे। सीएम बनने के बाद सीएम तीरथ सिंह रावत का ये पहला पिथौरागढ़ का दौरा होगा। सीएम तीरथ सिंह रावत 2 दिन तक पिथौरागढ़ जिले में रहेंगे। वहां पर बेस हॉस्पिटल, दूसरे अस्पतालों का निरीक्षण करेंगे, कोविड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण करेंगे और ये जानने की कोशिश कि यहां पर कोरोना को लेकर जो कदम उठाए जा रहे हैं उनमें कहीं कोई कमी तो नहीं। इधर सीएम तीरथ सिंह रावत ने राज्य में मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की घोषणा की है। ये योजना उन अनाथ बच्चों के लिए है जिन्होंने कोविड के संक्रमण से अपने माता पिता को खो दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे अनाथ बच्चों की उम्र 21 साल होने तक उनके भरण पोषण, शिक्षा और रोजगार के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था
राज्य सरकार करेगी। ऐसे बच्चों को हर महीने 3,000 रुपए भरण पोषण भत्ता दिया जाएगा। इन अनाथ बच्चों की पैतृक संपत्ति के लिए नियम बनाए जाएंगे। उनके 18 साल के होने पर उनकी पैतृक संपत्ति को बेचने का अधिकार किसी को नहीं होगा और ये जिम्मेदारी संबंधित जिले के जिलाधिकारी की होगी। और कोविड के चलते हुए लॉकडाउन और मौसम की बेरुखी की वजह से टिहरी झील बोट संचालक दोहरी मार झेल रहे हैं। उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। लॉकडाउन की वजह से पर्यटक नहीं आ रहे, तो वहीं दूसरी तरफ आंधी तूफान से उनकी बोट्स को भारी नुकसान पहुंचा है। टिहरी झील में करीब 100 बोट्स हैं और करीब 400 लोग जुड़े हैं इससे। इनके पास बैंक की किस्त के साथ ही ऑपरेटर को तनख्वाह देने के पैसे तक नहीं। आंधी तूफान से कई बोट्स टूट चुके हैं तो कई के इंजन पानी में डूब चुके हैं। कारण यहाँ पर बोट स्वामी यहाँ पर नहीं है, जिससे उसकी देखरेख नहीं कर पा रहे हैं और बोटें एक दूसरे बोटों से टकरा रही हैं, उस बोटों के ऊपर कूद जाती हैं, जिससे कि बोटें टूट रही हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि पहले तो सबसे पहले हमारी जो टाटा की जो फीस है, जो हमने सितंबर माह में 60,000 रुपये जमा करी है, उस फीस को हमें वापस लौटाया जाए। साथ साथ हमारी जो 2-3 साल तक टाटा की फीस माफ़ की जाए। जो हमारा सीजन था, इस समय सीजन तो हमारा बेकार चले गया सर, जिसमें हमारे पूरे साल की जो इनकम है उस डिपेंड करती है। हमारी सरकार से यही मांग है सर कि जो बोट ऑपरेटर हैं उनको 7,000 रुपये महीना और जो बोट मालिक है कम से कम 10,000 रुपये महीना उनको मुआवजा दिया जाए। आज तीसरे दिन भी लोहाघाट पिथौरागढ़ हाईवे नहीं खोला जा सका। आपको बता दें कि गुरुवार को बारिश के बाद लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे बंद हो गया था। भारतोली के पास पहाड़ी से लगातार मलबा सड़क पर गिरता जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि हाईवे को खोलने में अभी भी 2-3 दिन का वक्त लग सकता है। चंपावत और पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला हाईवे बंद होने से लोगों को अल्मोड़ा हल्द्वानी से होकर यात्रा करनी पड़ रही है। उधर पिथौरागढ़ जिले की लाइफलाइन कहे जाने वाला घाट पिथौरागढ़ हाईवे 18 घंटे बाद खुला। फिलहाल हल्के वाहनों के लिए हाईवे को खोला गया है। चुपकोट बैंड के पास बीती शाम को भारी लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे बंद हो गया था। सैकड़ों गाड़ियां दोनों तरफ फंस गई थी। पहले साल 6 बजे से यहाँ पर खड़े हैं, कोई प्रशासन की तरफ से कोई मतलब नहीं है क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कितनी आपत्ति आ रही है किसको। वो डबल तिबल किराया दे के आ रहे हैं। इसमें भी कोई वैसे तो नेतागिरी दिखाते हैं। अभी देख लो ये हालत, सुबह 6:30 बजे से यहाँ पर खड़े हैं सभी। शाम 5:30 बजे से बंद हो गया था। अभी जो है हमने बड़े अथक प्रयासों से मार्ग खोलने की टेम्परेरी व्यवस्था कर रखी है। अभी फिलहाल ट्रैफिक काफ़ी जमा हुआ है, पब्लिक परेशान है। इसको निकालने के बाद फिर इसको पूर्ण रूप से जो है दोबारा क्लियर करेंगे। नई टिहरी के PIC कॉलोनी में एक स्कूटी के अंदर एक सांप घुस गया। स्कूटी में सांप घुसने से हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने इस सांप का रेस्क्यू किया, उसे पकड़कर जंगल में छोड़ा, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। एक सांप यहाँ पे रेस्क्यू कर दिया गया है। तो फाइनली एक सांप यहाँ पर। उधर चंपावत के टनकपुर में शारदा नदी में लापता 3 लोगों में से 2 का शव प्रशासन ने निकाला है। प्रशासन को 3 लोगों के लापता होने की जानकारी तब लगी जब एक महिला ने टनकपुर कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दाखिल करवाई। महिला का कहना है कि 20 मई को उसके पति देवर बेटा शारदा खनन क्षेत्र में गए थे और तब से ही लापता हैं। शारदा नदी क्षेत्र बनबसा और नेपाल से लगे क्षेत्र में 2 शव मिलने की जानकारी मिली, जिसमें से महिला ने एक शव की शिनाख्त की है, दूसरे शव की शिनाख्त अभी नहीं हुई है। टनकपुर SDM का कहना है कि शुक्रवार को 9 लोगों के रेस्क्यू के दौरान वन विकास निगम ने नदी में फंसे लोगों की जो लिस्ट दी थी उसमें ये 3 नाम पंजीकृत नहीं थे। विकास निगम के जो DLM साहब थे उनकी ओर से जो हमें लिस्ट मिली थी उसके अनुसार हमने जो 9 लोग बाढ़ में फंसे हुए थे उन्हें रेस्क्यू कर लिया था। इसके पश्चात आज एक महिला द्वारा दोबारा एक थाने में तहरीर दी गई थी कि उनके परिवार के 3 लोग मिसिंग हैं। चूँकि सर्च ऑपरेशन हमारा जारी था तो आज हमें इसमें 2 और डेड बॉडी मिली हैं जिनकी अभी शिनाख्त करी जा रही है। इधर रुड़की में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। फायरिंग का ये वीडियो है। बताया ये जा रहा है कि आपसी रंजिश और लेन देन को लेकर फायरिंग हुई है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी गई है। पूरा मामला भगवानपुर के जहाजगढ़ का बताया जा रहा है।
कि आपस में जो है इनका लेन देन का प्रकरण है, जिसमें लेकर एक वीडियो जो वायरल हुआ है उसमें एक पक्ष द्वारा तहरीर दी गई, जिसमें अभियोग पंजीकृत कराया गया, उसमें विवेचना की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। फायरिंग उसमें है, वीडियो में दिख रहा है फायरिंग, उसमें कार्रवाई की जा रही है। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। कोरोना काल में कोटद्वार के टैक्सी चालक अब युवाओं से भी मनचाहा किराया वसूल रहे हैं। दरअसल थल सेना में भर्ती में पास हुए युवाओं को डॉक्यूमेंट चेक प्रक्रिया के लिए सेना भर्ती कार्यालय लैंसडाउन बुलाया जा रहा है। वहीं गाड़ियों की कमी का फायदा टैक्सी चालक उठा रहे हैं। टैक्सी चालक युवाओं से उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए मनमाना किराया वसूल रहे हैं। यस सर, गाड़ी वाले तो वैसे ले रहे हैं, डबल किराया ले रहे हैं। आपको तो पता है कोविड का खतरा जो बन रहा है बहुत ज़्यादा बन रहा है, और गाड़ी वालों की किसी बंदे के 2500, किसी 2000 और 3000 वगैरह ऐसे पर बंदे पर ले रहे हैं। जब लॉकडाउन लगा था तो कहीं पे दुकान खुली नहीं थी हमारे लिए, तो हमने किराया इकट्ठा किया। 8 लड़के थे हम, और 2-2 हज़ार रुपये पर किराया था, पर व्यक्ति का किराया था। इधर हरिद्वार जिला प्रशासन ने हर की पैड़ी पर अस्थि विसर्जन और शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए आने वाले लोगों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसका असर भी दिखने लगा है। अस्थि विसर्जन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग ही आ सकते हैं। वहीं अंतिम संस्कार के लिए 20 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। साथ ही दोनों ही कामों के लिए आने वाले लोगों को कोरोना के नेगेटिव रिपोर्ट भी अपने साथ लानी होगी। इस वक्त हर की पैड़ी पर इक्का दुक्का ही अस्थि विसर्जन होता नजर आया। शमशान घाटों पर भी बाहरी जिलों से होने वाले अंतिम संस्कारों में कमी देखने को मिली है। तो जो भीड़ वगैरह लेके आ रहे हैं उनके लिए तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है, और जो 2-4 लोग आ रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं हो रही है, वो कोविड के नियमों का पालन कर रहे हैं। मैं गाजियाबाद से आया हूँ पिताजी का अस्थि संस्कार के लिए, तो कुछ नहीं, हाँ रिपोर्ट देखी गई थी। लास्ट राइड्स के लिए जो है 20 लोगों का जो है वो संख्या जो है जीवों के अनुसार निर्धारित है। इसमें जो बाहरी राज्यों से आने के लिए भी जो है जो रूल्स है, इसमें विशेषकर राजस्थान से भी काफ़ी बसेस में भी आते हैं, उनके लिए भी जो है वो स्पेसिफिकली रूल्स निकाल करके अभी सर्कुलेट कर दिया गया है। अल्मोड़ा में कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर डीएम ने मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के साथ एक बैठक की, जिसमें मरीजों के उपचार और जांच के लिए जरूरी निर्देश दिए गए। डीएम ने कहा कि सोमेश्वर, धौलादेवी और भिकियासैंण में स्थानीय विधायकों की मदद से ऑक्सीजन प्लांट तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही सल्ट द्वाराहाट में भी प्लांट लगाए जा रहे हैं। हम लोग ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हमारा ऑलरेडी सोमेश्वर का हमारा कल शिलान्यास हो गया। इसके अलावा 2 ऑक्सीजन प्लांट्स का हमारे शिलान्यास प्रस्तावित है, ये कल और परसों हो जाएगा, जो धौलादेवी और भिकियासैंण में बन रहे हैं। ये एमएलए फंड्स के सहयोग से बन रहे हैं। इसके अलावा हमारा द्वाराहाट में हम एससीसी के माध्यम से हम लोग एक यूनिट लगा रहे हैं। हरिद्वार जिले में शहर के साथ साथ अब ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है। संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से कोरोना जांच के साथ ही वैक्सीनेशन में भी तेजी लाई गई है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में रजिस्ट्रेशन नहीं होने से वैक्सीन नहीं लग पा रही। हरिद्वार ग्रामीण विधायक और गन्ना राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव मदद कोशिश की जा रही है, ये उन्होंने दावा किया। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए महाबहस।